मैं दिनेश DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th की जो सीरीज चल रही थी आपकी निदानात्मक कक्षाओं में, तो मॉड्यूल सेट क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट का है ना, विज्ञान की आपका चैप्टर 2 हम लेके आए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर जो ये बुक तैयार की गई है जो मॉड्यूल सेट, इस मॉड्यूल सेट में आए हुए यदि आप संपूर्ण क्वेश्चन एकदम अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपकी इन्हीं में से अधिकांश क्वेश्चन आपको वार्षिक एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए हम इस बुक के कंप्लीट क्वेश्चन आपको समझा देते हैं और दिखा देते हैं कि किस प्रकार से इनमें कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर रहा है और किस प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों के आंसर तैयार करने हैं। इसमें जो भाषा लिखी हुई है बहुत ही सटीक और बहुत अच्छी एकदम सटीक भाषा लिखी हुई है। आपको समझने एक बार पढ़ेंगे तो आपको एक एक शब्द क्लियर होता जाएगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखिएगा, आपको इसमें कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो शायद आपके स्कूल और आपके कोचिंग सेंटर में भी सीखने को नहीं मिलेगा। तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, है ना। आपको इस वीडियो में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो आप कहेंगे कि वार्षिक एग्जाम में अगर मैंने ये वीडियो पहले देखा होता तो बहुत कुछ कर गया होता, है ना। तो इस वीडियो को केवल इस वीडियो को नहीं, जितने भी निदानात्मक कक्षा में तो मॉड्यूल सेट तैयार किए गए हैं और वो प्रोवाइड किए गए हैं, उन क्वेश्चनों को आप अच्छे से देखिएगा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बनाया हूँ, ये बनाए हैं MP बोर्ड की तरफ से बनाए गए हैं, है ना। MP बोर्ड ने ही मॉडल बुक को तैयार किया है और ये तैयार करके आपको प्रोवाइड किए गए हैं। यदि आपके पास पहुँच चुके हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं पहुँच पाए हैं, यदि आपको इसका PDF फॉर्मेट भी चाहिए तो PDF फॉर्मेट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसका PDF फॉर्मेट प्रोवाइड किया जाएगा। आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिया जा चुका है। आप जाकर केवल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ पर ये PDF फॉर्मेट के रूप में सब सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि इसके अध्याय का नाम ही है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो अम्ल, क्षारक और लवण से ही आपका क्वेश्चन आने वाला है कि अम्ल क्या होते हैं, इनके गुण क्या क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं, इनके गुण कौन कौन से हैं, और लवण किस प्रकार से बनती है ना। उदासीनीकरण अभिक्रिया आपने पढ़ा होगा। तो इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, पॉइंटों को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। पहला पॉइंट मैं आपको बता देता हूं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अम्लीय पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षारीय पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, इस तरह नींबू, संतरा, अंगूर ये स्वाद में खट्टे होते हैं। दही, छाछ सामान्यतः इनका उपयोग किया जाता है। ये सभी अम्लीय स्वभाव के होते हैं। जिनमें भी खट्टापन होता है उनको अम्लीय कह सकते हैं, है ना। जो भी पदार्थ खट्टे, थोड़ा सा भी खट्टे होते हैं तो उनको हम अम्लीय पदार्थ कह सकते हैं। और जो कड़वे लगते हैं, मतलब जो तीखे कड़वे लगते हैं, तीखे नहीं कह सकते, कड़वे मतलब करय, जो करय लगे तो वो समझ जाना है कैसे हम पदार्थ हैं, वो क्षारीय पदार्थ हैं। ठीक, आगे चलते हैं। सबसे पहले जो आपको इसमें अभिक्रिया पढ़नी है वो है अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। जब भी किसी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया होती है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है, याद रखिएगा। जब भी किसी धातु की क्रिया किसी अम्ल से होती है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये सबसे पहला जो गुण है अम्लों का पहला गुण है ये। ठीक, अब हम आगे देखते हैं अम्लों के साथ क्रिया, है ना। यदि अम्लों के साथ ऑक्सीजन की क्रिया होती है तो ऑक्साइड भी बनते हैं, और भी कई क्रियाएं हैं। इसके बाद हम इसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को देख लेते हैं, है ना। तो आपको उनकी जो गुण हैं उन गुणों को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें दिए नहीं गए हैं, लेकिन जो इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चनों के माध्यम से ही आपको समझा दिया जाएगा। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको इसमें मिलेगा, है ना। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले आप वैकल्पिक क्वेश्चन देखिए कितने इंपॉर्टेंट दिए गए। निम्न में से कौन सा लवण क्रिस्टलीय जलयुक्त नहीं है। क्रिस्टलीय जलयुक्त नहीं मतलब जिसमें जल की मात्रा नहीं पाई जाती है। तो खाने का सोडा है ना, वो एक तरीके से पाउडर रूप में होता है, उसमें जल की मात्रा नहीं होती है। दूसरा देखिए, पाचन के समय आमाशय पाचन रसों का pH मान है। तो आमाशय रसों का पाचन का pH मान उस समय उस स्थान का pH मान कितना होता है, 7 से कम होता है ना। दूसरा देखिए, निम्न में कौन सोने को विलय करने के लिए प्रयुक्त होता है। सोने को विलय कर देता है मतलब सोने को घोल देता है, ऐसा गुण किसमें पाया जाता है।
तो अम्लराज, जिसको H2SO4 सांद्र H2SO4 है ना बोलते हैं, उसको अम्लों का राजा कहा जाता है अम्लराज। अम्लराज में एक ऐसा गुण होता है जो सोने को भी घोल देता है ना विलयन में। आगे चलते देखिए, फोर्थ क्वेश्चन जो दिया गया आपका, निम्न में कौन प्रकृति से अम्लीय है, अम्लीय प्रकृति का है, ये पूछा गया है। कौन इनमें से अम्लीय प्रकृति का है, तो लाइस जूस एक अम्लीय प्रकृति का है। बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो दूसरा अवयव कौन सा होगा, है ना, तो इसका है कौन सा, टार्टरिक अम्ल। छठवां देखिए, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका पूछे जाने का इस वर्ष बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो इसका जो राइट आंसर है एंटाडिस। यदि अपच की स्थिति है तो ऐसी स्थिति में हमको कौन सी टैबलेट लेनी चाहिए, एंटाडिस एक टैबलेट का नाम है, एक औषधि का नाम है जो आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। सातवां देखिए, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, टमाटर जो होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है, तो ऑक्सैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल आपका टमाटर में उपस्थित होता है। आठवां देखिए, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सा, खट्टे स्वाद में खट्टा होता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है ना, ध्यान रखिएगा। पीएच स्केल का परास कितना है, पीएच स्केल का मान जो दिया गया है वो कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, ये पूछा है। 1 से 10 तक दिया है कि 0 से 14 तक दिया है कि 1 से 100 तक दिया है कि 1 से 14 तक, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बा, 0 से लेकर 14 तक के मानस में दिए गए हैं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, जो चींटी का डंक है उसमें एक अम्ल उपस्थित होता है, जैसे किसी को डस्ट काट लेती है वो, तो वहां पर वो फूल जाता है, तो उसमें कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो इसमें जो राइट आंसर है मैथेनोइक अम्ल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैथेनोइक अम्ल। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, सोडियम जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसका सामान्य नाम आपको पूछा गया है, तो वो है बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, बेकिंग सोडा। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको सुनते सुनते याद हो जाना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा ना। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, बेकिंग सोडा, ध्यान रखिए। आगे चलते हैं, 12वां क्वेश्चन देख सकते हैं हम, सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, एसिटिक अम्ल। सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। सेकंड देखिए, सेकंड जो अगला क्वेश्चन है उसमें रिक्त स्थान पूछे गए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैं पहला क्वेश्चन आपका जो दिया गया है, साकीय पौधे नेटल के डंक में, जो साकीय पौधे हैं और नेटल का डंक है, साकीय पौधे में और नेटल के डंक में खालिस्तान अम्ल उपस्थित होता है। कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, वही जो कि आपका चींटी के डंक में उपस्थित होता है। कौन सा, मैथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल, मैथेनोइक अम्ल। साकीय पौधों में भी यही अम्ल उपस्थित होता है, नेटल के डंक में भी यही उपस्थित होता है और चींटी के डंक में भी यही उपस्थित होता है। कौन सा, मैथेनोइक अम्ल। कठोर जल को मृदु करने के लिए खालिस्तान यौगिक का उपयोग होता है। जो कठोर जल है उसको कैसा, मृदु करने के लिए कौन सा यौगिक उपयोग किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, 5.6 से कम होता है। चौथा देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है आपका बेकिंग सोडा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। कितना, 7। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। CaCO-Cl2 का प्रचलित नाम क्या है, CaO-Cl2 का प्रचलित नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या व्यंजक चूर्ण। क्या नाम है, CaO-Cl2 का प्रचलित नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या व्यंजक चूर्ण। आगे देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, इसमें सही जोड़ियां पूछी गई हैं, तो सही जोड़ियां भी आपको अच्छे से करना है ना, अच्छे से करके आना है। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि किस प्रकार से, खट्टा दूध या दही, है ना, खट्टा दूध या दही, तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। दूध या दही की बात करें तो हमेशा लैक्टिक अम्ल ध्यान आ जाना चाहिए आपको, है ना,
दूध या दही दो, लैक्टिक अम्ल, दूध या दही दो, लैक्टिक अम्ल। चींटी के डंक, मैथेनोइक अम्ल, है ना, चींटी का डंक मैथेनोइक अम्ल, या फिर नेडल का डंक तो मैथेनोइक अम्ल, या फिर साकी पौधे तो मैथेनोइक अम्ल, ध्यान रखिएगा, है ना। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? जो नींबू का रस होता है वो कैसा होता है? थोड़ा अम्लीय होता है, तो नींबू के रस का पीएच मान 7 से कम होगा। जितने भी अम्लीय पदार्थ हैं उनका पीएच मान कितना होगा? 7 से कम होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो इसका 7 से अधिक हो जाएगा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जहाँ पर हाइड्रोक्साइड लग जाए वहां पर समझ जाना है ये क्षारीय प्रकृति का है, तो ये क्षारीय प्रकृति का है, इसलिए इसका पीएच मान 7 से अधिक हो जाएगा। क्षारक, तो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, इसका 12 नंबर सही हो जाएगा। आप चलते हैं एक शब्द महत्तर। एक शब्द महत्तर आप देख सकते हैं किस प्रकार से दिए गए हैं। पहला जो क्वेश्चन दिए गए, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। कितना? 5.6 से कम। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.6 से कम होता है। दूसरा देखिए, बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थ का नाम क्या है? बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थ का नाम क्या है? तो CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या ब्लीचिंग पाउडर, या विरंजक चूर्ण। किसी में किसी भी को भी आप लिख देंगे, चाहे CaOCl2 लिख देंगे तब भी सही आंसर है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी लिख देंगे तब भी सही आंसर है, ब्लीचिंग पाउडर लिख देंगे तब भी सही आंसर है, विरंजक चूर्ण लिख देंगे तब भी सही आंसर माना जाएगा। इन चारों में से किसी एक को लिख सकते हैं, या सभी लिख देंगे तो सबसे बढ़िया। तो अगला देखते हैं, तीसरा, जलीय बेलन में क्षारक कौन से आयन देते हैं? जो क्षारक होते हैं वो कैसे आयन देते हैं? तो OH नेगेटिव आयन देते हैं। क्षारक OH नेगेटिव आयन देंगे और अम्ल H+ आयन देंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्षारक OH नेगेटिव आयन और अम्ल H+ आयन देते हैं। लिटमस पेपर से अम्ल की पहचान कैसे होती है? लिटमस पेपर को वह नीले से लाल कर देता है। क्या गुण होता है अम्ल में? नीले से लाल कर देगा। तो समझ जाना है ये कौन सा पदार्थ है, कौन सा यौगिक है? ये अम्ल है इसमें, है ना, समझ जाना है तुरंत। उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हो? उदासीनीकरण क्रिया किसे कहते हैं? अम्ल एवं क्षार के जलीय विलयन आपस में क्रिया करके जल, लवण एवं जल बनाते हैं। जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है तो हमेशा अम्ल और जल बनता है, ये जल और अम्ल बनते हैं, तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब अम्ल की क्रिया क्षार से होती है तो इस प्रकार से अम्ल और लवण दोनों ही जल और लवण दोनों ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कह सकते हैं। आगे चलिए, सत्य और असत्य पूछे गए हैं 5वें क्वेश्चन में। तो सत्य असत्य में अम्ल वर्षा का पीएच मान 5 होता है ना? अम्ल वर्षा का पीएच मान 5 होता है? नहीं, अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है 5.6। तो ये गलत हो जाएगा, पहला आंसर आपका, पहला असत्य हो जाएगा। अगला देखिए, बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अर्थात NaHCO3 होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। मेथिल ऑरेंज एवं फिनोप्थलीन संश्लेषित अम्ल क्षार सूचक होते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगला देखिए, NH3 एक अम्ल है क्योंकि इसमें H उपलब्ध है, ये गलत हो जाएगा, ये क्षार है। चौथा कैसा हो जाएगा? गलत। 5वां देखिए, लिटमस एक प्राकृत अम्ल क्षार सूचक है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, है ना, और सत्य भी है। CaO एक अम्लीय ऑक्साइड है, ये असत्य हो जाएगा। अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं तो उनको भी आप देख सकते हैं, पहले 2 नंबर के, फिर 3 नंबर के, फिर आपके 4 नंबर के क्वेश्चन भी आपको हम दिखाने वाले हैं। और इनकी जो भाषा है, यदि आप इनको एक बार पढ़ ही लेंगे, अच्छे से 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो गारंटी से आपको यही याद हो जाएंगे। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्यों? है ना, अम्ल का जो जलीय विलयन है विद्युत का चालन क्यों करता है? तो इसका उत्तर लिखा हुआ देखिए, अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। अम्ल का जो जलीय विलयन होता है उसमें हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं जो विद्युत के वाहक होते हैं। विद्युत के वाहक मतलब विद्युत का वहन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, इस कारण वे विद्युत का चालन करते हैं। अम्ल के जलीय विलयन में विद्युत हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं जो विद्युत के वाहक होते हैं, इस कारण वे विद्युत का चालन करते हैं। दूसरा आपको छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं, बाकी आपको करना हो तो कर लेना। तीसरा देखिए,
ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा, अपना उत्तर समझाइए, है ना। तो जब तक दूध अभी ताज़ा ताज़ा लगा है तो उसका पीएच मान यदि 6 है तो दही बन जाने पर उसका पीएच मान घट जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें अम्लीयता का गुण आ जाता है एक तरीके से। दही बन जाने पर दूध का पीएच मान घट जाएगा क्योंकि दही में अम्ल होता है, जिससे दूध में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। प्लास्टिक और पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, समीकरण सहित लिखिए, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लास्टिक और पेरिस आर्द्रता ग्राही होते हैं, मतलब ये नमी से और जलवाष्प से क्रिया कर लेते हैं बहुत आसानी से। तो प्लास्टिक और पेरिस आर्द्रता ग्राही होते हैं और आर्द्रता अर्थात नमी और जलवाष्प से अभिक्रिया करके कठोर या ठोस पदार्थ का निर्माण करता है। इसलिए प्लास्टिक और पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाना चाहिए। बोलो आ रहा है। उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। उदासीनीकरण का अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो ये देखिए, अभी पहले भी बता चुके हैं और अभी एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। अम्ल एवं क्षार परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है ना। ये पहले भी बता चुके हैं। जब अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया होती है तो लवण और जल का निर्माण होता है, जो इस संपूर्ण अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कह सकते हैं। ठीक, इस प्रकार ये 6वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना या कैल्शियम ऑक्साइड या बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चॉक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा? तो जब खेत की मृदा अधिक अम्लीय हो तो इस स्थिति में किसान बुझा या बिना बुझा चूना या चॉक का उपयोग करेगा। बस छोटा सा क्वेश्चन है, आंसर है। क्षारक किसे कहते हैं, क्षारक किन्हें कहते हैं ना, ये बहुत क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन जाता है साल। वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं, तो ऐसे पदार्थों को ही हम क्षारक कह सकते हैं। अम्ल क्षारक सूचक किन्हें कहते हैं? तो अम्ल क्षारक सूचक वे प्राकृतिक या संश्लेषित रसायन जो अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं, अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को बताते हैं। तो ऐसे ही प्राकृतिक या संश्लेषित रसायनों को हम क्या कहते हैं, अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। तो सूचक की परिभाषा याद रखिएगा। सूचक किसे कहते हैं? तो वे प्राकृतिक या संश्लेषित रसायन जो अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को बताते हैं या सूचित करते हैं, तो ऐसे पदार्थों को या ऐसे रसायनों को अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। पीएच स्केल किसे कहते हैं? तो पीएच स्केल किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया, जैसे पीएच स्केल कहते हैं। इसमें 0 से लेकर 14 तक के मान होते हैं, जो 7 से नीचे जो मान दिए गए हैं वो 7 से नीचे अम्लता को प्रदर्शित करते हैं, 7 से ऊपर क्षारीयता को प्रदर्शित करते हैं, और फिक्स 7 है तो वो उदासीन को प्रदर्शित करता है ना। इस प्रकार से आपको लिख देना है। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? अम्ल वर्षा को समझाइए। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम होता है, 5 से 6 नहीं, हाँ 5 से 6 नहीं, 5.6 से कम होता है, थोड़ा सा गलत उन्होंने टाइप कर दिया। जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं? तो क्रिस्टलीकरण आप देख सकते हैं, ये आप यहाँ पर लिखा हुआ है, क्रिस्टलीकरण जल, है ना। फिर आते हैं आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन। तो 3-3 नंबर के क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है वो हम आपको समझा देते हैं। ये देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? उदाहरण द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच कैसे करेंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है ना। ये आपकी अभिक्रिया लिखिए, Zn + H2SO4 इक्वल ZnSO4 और H2 बाहर निकल जाएगा। जब हम जलती हुई तीली इस गैस के पास लाते हैं तो यह फटफट की
ध्वनि या फुर फुर की ध्वनि उत्पन्न करती है। तो हम समझ जाते हैं कि इससे हाइड्रोजन गैस निकल रही है। बेकिंग पाउडर और धावन पाउडर को गर्म करके कैसे अंतर करेंगे, है ना, इनमें क्या कैसे अंतर है ये आपको समझ लेना, इसमें पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, क्लोरोक्षार अभिक्रिया को समझाइए, ये आपको देख लेना। बेकिंग सोडा बनाने की विधि को बताइए, है ना। धोने का सोडा बनाने की विधि लिखिए, तो ये लिखी हुई है आपको देख सकते हैं, है ना, किस प्रकार से धोने के सोडे को बना सकते हैं। प्लास्टिक ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, उदाहरण से समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में भी पूछा सकता है, तो वो 2 नंबर के हिसाब से था, ये 4 नंबर के हिसाब से आप यहाँ समझ सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए, फिर उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए, है ना। तो पहले शब्द समीकरण लिखे हुए हैं ये, और फिर संतुलित समीकरण आपको लिखे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। धावन सोडे और बेकिंग सोडे के दो प्रमुख उपयोग बताइए, तो ये उपयोग लिखे हुए हैं। देखिए, धावन सोडे का उपयोग, ये क्वेश्चन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वर्ष के लिए। इसका उपयोग देखो, धावन सोडे के लिखे पहले कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है ना। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है। बेकिंग सोडे का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग बेकरी में उपयोग आने वाले बेकिंग पाउडर बनाने में होता है, और इसका उपयोग सोडा अम्ल या अग्निशामक में किया जाता है। आगे देख सकते हैं, प्लास्टिक ऑफ पेरिस के 4 उपयोग लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अग्निशामक सामान बनाने, है ना, अग्निशामक जो सामान है उनको बनाने में, वायुरोधी प्रयोगशाला उपकरण बनाने में, या मूर्ति, खिलौने, चौक एवं सजावटी नमूने बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। टूटी हड्डी जोड़ने के लिए भी प्लास्टिक, है ना, चढ़ाने में भी इसका यूज किया जाता है। दांत लगाने के लिए कांच, जो सांचे बनाने के लिए, दांत लगाने के लिए जो सांचे बनाए जाते हैं, वहाँ पर भी इसका यूज किया जाता है। अम्ल एवं क्षार में अंतर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इसको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षारक जो होते हैं, क्षार स्वाद में कसैली या तीखे होते हैं। ये नीले लिटमस पेपर को, अम्ल नीले को लाल कर देते हैं और क्षार लाल को नीला कर देते हैं। ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल हाइड्रोजन आयन देते हैं, जबकि क्षार हाइड्रोक्सी आयन देते हैं। इनका पीएच मान 7 से कम होता है, इनका 7 से अधिक होता है। इस प्रकार से ये इनके अंतर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये सेकंड चैप्टर खत्म हो जाता है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो में यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखिए, ताकि जैसे ही मैं नए नए वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, और सबसे पहले आपको हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले मेरे तरफ से मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।